अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग और आपके घर वाले ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। आज हम लेक्चर 1 करेंगे वीक 15 का। अब आपका सेमेस्टर भी काइंड ऑफ एंड की तरफ जा रहा है, जस्ट 1-2 वीक्स ही रह गए। इस लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट the contents from chapter 9 of your textbooks and chapter 6 of discrete time signal processing by Oppenheim। और इसके अलावा कुछ जो चीज़ें वो मैंने इंटरनेट से ली हैं, जो कि इन्हीं दोनों बुक्स के नोट्स वगैरह इंटरनेट पे पड़े हुए थे। लेक्चर जो है इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन लास्ट फ्यू वीक्स। Today we will talk about computational structures of LTI systems, और इसमें हम डायरेक्ट फॉर्म 1 and 2 स्ट्रक्चर की बात करेंगे और कैस्केड फॉर्म की बात करेंगे। So we will start with what the structures are and then what are these 3 types of structures. So the first question is, what are the structures? So basically right from the start इस course में you have seen कि there are number of ways of representing a system। LTI सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहला जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आप पहले से भी करते रहे, कि इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। एंड देन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम वहां से निकाल सकते हैं, जिससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को। देन वी टॉक्ड अबाउट सिस्टम रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशंस। शुरू के जो चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 2-3 में जो है वो हमने टॉक्ड अबाउट दीज। और व्हाट वी सॉ वाज कि अगर आपके पास सिस्टम कॉजल है, विच मीन्स कि आपके x of n is 0 for n less than 0, and similarly we assume कि y of n is 0, initial conditions जो है वो 0 है, and the input is also starting at n equal to 0। तो in that case हमारा जो सिस्टम है उसको हम लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और we also saw कि जब आपके पास, और just a reminder, constant coefficient difference equation किस तरह की होती है कि आपके पास you have something like this कि you have a polynomial of certain degrees in y and you have some delay elements from x and y both, and then this is actually constant coefficient difference equation। We saw कि यहाँ से हम सिस्टम फंक्शंस के थ्रू भी सिस्टम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो दे आर एक्चुअली अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशंस, ठीक है। सो स्ट्रक्चर्स में वी विल सी के व्हाट डज इट मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन and then why are they necessary। तो implementation में what actually happens कि we just show कि ये जो different operations हो रहे हैं, जिस तरह constant coefficient difference equation यहाँ आपको नजर आ रही है कि there is addition here, there is multiplication here, there is some delay here। So all of these operations are represented in the form of a structure which are just diagrams जो कि हम plot कर रहे होते हैं। and इन डायग्राम की बेसिस पे हम फिजिकल सिस्टम्स को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में, जब आप अपने जो है वो कंप्यूटेशनल जो भी हमारा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता है उस पर बात करते हैं। सो लेट्स सी कि क्या किस तरह से सारा स्ट्रक्चर्स होता है एंड व्हाट आर द कंसिडरेशन ड्यू टू विच हम किसी भी स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, चूज कर रहे होते हैं। सो सबसे पहले जो है जस्ट रीकैप, वी सॉ इन डिटेल कि आपके पास जो है वो if you have a causal time system in discrete time, then it can be represented by Liston constant coefficient difference equation, and causality, as I just mentioned, means this thing for n less than 0 होना चाहिए, not equal to 0, ठीक है। अच्छा, जनरल फॉर्म जो है we saw कि this is a polynomial of degree n हम इसको कहते हैं because y जो है वो अब तक जा रहा है, y के जो हम डिले एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो इसमें this is very simple, we have all the elements of y in one direction and then x on the other direction, but at the end of the day our concern is with the current output y, which is dependent upon the current and previous inputs and the previous outputs।
So what I would like to just mention here, which is very important, is कि आप देखिए जिस तरह आपके पास अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करती हूँ, just expand करती हूँ, so I have a naught yn plus a1 y of n minus 1, and so I have a n y of n minus n, which is equal to b naught xn plus b1 x of n minus 1 से लेकर bm x of n minus m. Now, when I am taking y of n on one side and just taking everything else on the other side, तो उस केस में क्या हो रहा है, आप देखिए कि x जो है उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. I mean x के जो coefficients हैं, they will remain the same because they are already on the other side of the or the other side of the equation, the right hand side के ऊपर है. लेकिन जो y वाले coefficients हैं वो क्या हो जाएंगे, a1 over a naught y of n minus 1 with the minus sign minus a, and then similarly minus के साथ जाते जाते, and then at the end also minus a n over a naught y of n minus n plus b naught xn, and so and so. So as I just told you that at the end of the day yn हमारा concern है. One thing that is important is कि we always assume कि a naught is 1, तो ये चीज जो है उससे डिवीजन तो खत्म हो जाती है, ठीक है. Another thing is कि अब आप देखें कि जितने भी कोफिशिएंट्स एक्चुअल में थे वो यहाँ पर आकर माइनस हो गए. So it means कि जब हम स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, so in the structures, because we will see whenever you are talking about structure, we have input always x of n and the output is always y of n. So y of n output ले रहे होते हैं, तो जो भी multipliers आपके पास डेली एलिमेंट्स के साथ होंगे वो minus of a होंगे. माइनस का हम उसमें एक साइन लगा देते हैं, which is just showing कि जो एक्चुअल में कोफिशिएंट्स थे उसका हम नेगेटिव यहाँ पर ले रहे हैं. But this is something which is understood from here. So for the remaining of the lecture हम सिर्फ इसको इसी तरह से यूज करते रहेंगे. So you shouldn't worry about that कि हम माइनस क्यों बीच में लगा रहे हैं, which means कि अगर मेरे पास इस तरह की इक्वेशन है तो जो भी a है मैं उसके साथ माइनस लगा के उससे मल्टीप्लाई करूंगी डिले एलिमेंट्स को. एंड इफ आई हैव टेकन द सिस्टम फंक्शंस, ये भी हमें पता है कि हम यहाँ से सिस्टम फंक्शंस तक कैसे पहुंच सकते हैं, और वी विल डू कपल ऑफ एग्जांपल्स आल्सो कि कैसे हम कर सकते हैं, which is actually the z transform of your linear constant coefficient difference equation. And this is actually the ratios of two polynomials. तो ये हमारे पास अगेन देखिए यहाँ पे भी प्लस आया हुआ है. तो अगर आप सिस्टम फंक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, उससे आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो अगेन माइनस ऑफ व्हाटएवर इज हियर आप उसमें कर रहे होंगे, ठीक है. अच्छा, अब इस केस में जो है we can actually write it as, अब जब आप सिस्टम फंक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, this is something important जो कि हम एक्सप्लोइट करेंगे in order to work on different type of structures, कि आप h of z को हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा, unless and until कि आपके पास सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, दो सिस्टम फंक्शंस के साथ में सब डिवाइड कर सकते हैं. एक जो है वो ऑल जीरोस वाला फंक्शन हो जाएगा जो कि न्यूमरेटर वाला है, एंड द अदर वन इज ऑल पोल्स व्हिच इज इन द डिनोमिनेटर. And this is something which is making us explore different kind of structures for LTI system, causal LTI system. Now, as you have already seen from here कि कौन-कौन से operations हमारे पास हैं, addition हो रही है, multiplication हो रही है, and there are delays. So this is what this is telling about. कि बेसिक ऑपरेशंस जो भी स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं, नो मैटर व्हाट स्ट्रक्चर यू आर टॉकिंग अबाउट, डायरेक्ट फॉर्म है, कैस्केड फॉर्म है, पैरेलल फॉर्म है, उस केस में जो है दीज आर द थ्री बेसिक ऑपरेशंस जो कि हमें शो करने होते हैं: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट एंड यूनिट डिले. अच्छा, एंड देन देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर. आप ये कह लें कि दो तरीकों से हम इसको जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं. एक तो ब्लॉक डायग्राम हो सकता है या सिग्नल फ्लो ग्राफ. इस कोर्स में वी विल जस्ट टॉक अबाउट ब्लॉक डायग्राम. सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. सो ब्लॉक डायग्राम में जब हम एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वी विल ऑलवेज बी टेकिंग द एडिशन टू बी दिस साइन, सर्कल के अंदर प्लस का साइन करते हैं, एंड वी विल ऑलवेज टेक टू इनपुट्स इन एडिशन ब्लॉक and one output from the addition block. So this is
और आउटपुट कैन बी मोर देन वन बट द इनपुट विल ऑलवेज बी टू. सो अदरवाइज वैसे तो एडिशन में आप कई नंबर्स को कर सकते हैं, बट हेयर जो आप ब्लॉक डायग्राम करेंगे वी विल हैव एडिशंस ऑफ टू एलिमेंट्स. मल्टीप्लायर्स के लिए हम एरो एक लगाएंगे और एरो के ऊपर जो है वो हम नंबर लग देते हैं जिससे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. एंड देन द डिले एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय z inverse in a square box. So we will start this plotting with the very simple systems, and then we will do examples of some maybe some little bit more complex systems. So let's start with an FIR system. FIR system में क्या होता है? All zeros होते हैं, ठीक है. जो पोज होते हैं वो जीरो पर होते हैं, नॉन ट्रिवियल जो होते हैं वो हमारे पास जीरोस होते हैं. So this is actually simply an example of FIR system जिसमें y of n is actually obtained by current input and the previous inputs x of n minus 1 and x of n minus 2. अब आप देखें कि अगर मैं इसको सिस्टम फंक्शन निकालना चाहती हूँ जो भी हमने पिछले देखा था कि पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में आता है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अप्लाई द z ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, और बिकॉज ऑफ द डिले z इनवर्स की पावर से जो है वो मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएंगे. डिफरेंट टर्म्स जो है प्रॉपर्टी सिर्फ मैं लगा रही हूँ. एंड देन h of z is yz over xc which is a system function, और इसमें हमें नजर आ रहा है. सो द थिंग इज आपको ये गिवन है या आपको ये गिवन है, यू शुड बी एबल टू फिगर आउट. एक तो एक से दूसरे पे आप जा सकते हैं, ठीक है. और दूसरी चीज ये कि यू शुड बी एबल टू प्लॉट द ब्लॉक डायग्राम. ओके. और सो लेट्स, और इसमें जो है वो फीड फॉरवर्ड कंपोनेंट्स हैं, जिसका मतलब क्या है कि आपके पास x of n जो इनपुट है वो डिलेड होके आउटपुट पे जा रहा है, एड अप हो रहा है, फीडबैक एलिमेंट्स कोई भी नहीं मौजूद. तो ये दिस इज ऑल जीरोस या FIR सिस्टम होता है. अब कैसे होता है ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो आई वोंट डिस्कस इट हियर. लेकिन लेट्स जस्ट प्लॉट इट वेरी quickly and simply. Let's not talk about कि डायरेक्ट फॉर्म 1 है 2 है क्या है. अब आप देखिए अगर मैं y of n करना चाहती हूँ, y of n is my output and input is x of n always, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था. तो मैं क्या करूँगी when I start the plot, I will just plot two arrows. एक x of n पर है और दूसरा y of n, जिस तरह इस फिगर में नजर आ रहा है. मैंने ऑलरेडी फिगर बनाई हुई है बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन अ बिट. इसके बाद क्या मुझे नजर आ रहा है कि एडिशन में दो एडर्स हैं और दो ही डिले एलिमेंट्स हैं. सो आई हैव वन डिले ऑफ x of n एंड आई हैव अनदर डिले ऑफ x of n. ठीक है. रिमेंबर एरो की डायरेक्शन बहुत मैटर कर रही है कि आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं और x of n को डिले कर रहे हैं. और उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो डिले एलिमेंट है by 2, it is multiplied by b3 and okay, यहाँ पे मैंने b2 लिखा हुआ है, यहाँ लेकिन b3 होना चाहिए. And then added to b1 multiplied by this. Basically this is b3 गलत लिखा हुआ है, b2 ही सही है क्योंकि आगे मैंने सारों को b2 किया हुआ है. Anyway, so इसका क्या मतलब है कि अब देखिए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि this is x of n. ये चीज क्या मुझे दे रही है? x of n minus 1 and this is giving me x of n minus 2. So x of n minus 2 should be multiplied by, let me come to this जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है. ये x of n minus 2 should be multiplied by b2, ठीक है, and added to x of n minus 1 multiplied by b1. ये चीज ये एडर कर रहा है ये काम, ठीक है. एंड देन जो भी मेरे पास सम आ रहा है, it should be added to b0 multiplied by x of n. तो अब मैंने क्या देखें, हर उस पे एक एक्स्ट्रा एरो लगाया हुआ है. These arrows जो हैं, these are actually showing the addition in the header. और ये वाला जो एरो मैंने ऊपर लगाया हुआ है, this is to show the multiplier, जिस तरह पीछे हमने देखा था. तो यहाँ पर जो है वो एक्चुअली ये एरो बिल्कुल करीब में होना चाहिए, ये वाला जो है बिल्कुल इस एडर के साथ होना चाहिए. And this is for b0. So from this actually this whole figure is implementing the structure of this equation. और इन जनरल अगर आपके पास ऑल जीरो सिस्टम्स हैं तो दिस इज हाउ इट विल वर्क. यहाँ से नजर आ रहा है, फर्स्ट करें m जीरोस हैं तो आप क्या कर रहे हैं, x of n ले रहे हैं, उसको डिले करते जा रहे हैं 1 1 1 का डिले करके. देखिए ये वाली जो चीज है, व्हाट विल दिस बी? दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू n minus m
जो कि आखिरी टर्म होगी, और यू मल्टीप्लाई दिस विद पी ऑफ एम एंड इसी तरह कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएं। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड दिस द डिलेड, द मोस्ट डिलेड एलिमेंट, और फिर उसको आप ऐड करते हैं, फिर उसको उससे पिछले वाले में ऐड करते हैं, एंड देन यू जस्ट मूव लाइक दिस टिल द एंड, और आपको y ऑफ n मिल जाता है। दिस इज ऑल जीरो सिस्टम। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑल पोल सिस्टम्स, जिसको IIR सिस्टम भी हम कह सकते हैं, बिकॉज इट विल हैव पोल्स एट जीरो एट द जीरो ओनली। तो इस केस में जो है, अब आप देखें कि सो व्हाट, इस केस के में जो इक्वेशन मैंने लिखी है -a1 -a2 एंड b0 लिखा हुआ है, बिकॉज आई एम अस्यूमिंग के y ऑफ n जो इक्वेशन थी, नॉट अस्यूमिंग, एक्चुअली होता यही है कि इक्वेशन जो है इट वाज समथिंग लाइक दिस, n -1 plus a2 y of n -2 equal to b0 x of n, और इसको मैं सबको दूसरी साइड पे लेके गई हूँ, बिकॉज yn इज माय एक्चुअल गोल। सो जब मैं दूसरी साइड पे लेके गई हूँ तो इसका मतलब है कि दिस विल बिकम इक्वल टू साइन, और ये जो है माइनस आ गए, एंड दिस विल बिकम प्लस, which is what I have written here। और इसका अगेन दिस ट्रांसफॉर्म लेके जब आप सिस्टम फंक्शन निकालते हैं, you can see the system function will be something like this, which has poles, 2 poles। अब इस केस में क्या है, फीडबैक सिस्टम है। क्या हो रहा है, y of n आउटपुट लेके उसको डिले करके आप एड अप कर रहे हैं। दिस इज अगेन सिंपल, यू हैव डिले एलिमेंट। जब आपका पहला डिले एलिमेंट z इनवर्स आया है तो y of n -1 आ गया है आपके पास, जब दूसरा आया है तो y of n -2 आ गया है, एंड देन वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय -a1 एंड -a2। एंड अब देखें, इस फॉर्म में अगर मैं लिखती हूँ तो मेरे पास माइनस यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं h of z की फॉर्म में लिखती हूँ तो मेरे पास प्लस आ रहे हैं। तो if I take a1 or a2 from here, I have to multiply it by a minus, and then I am adding these, or this actually is implementing the IIR system। और ओवरऑल अगर आपके पास ऑल पोल सिस्टम है जिसमें सिर्फ नॉन ट्रिवियल जीरोज हैं, ट्रिवियल जीरोज हैं z इक्वल टू 0, तो उसमें इसी तरह से जो है वो फीडबैक सिस्टम के साथ हम y को लेके वो करते जाते हैं, डिलेस करते ऐड करते जाते हैं, and then this is actually n minus n। So this is so these are the just simple 2 block diagrams। we haven't talked about कि इनको हम नाम क्या दे सकते हैं। Before defining के ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये कहलाती क्या है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो होते कौन कौन से हैं। वी हैव डायरेक्ट फॉर्म, वी हैव एक्चुअली नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, और इसको जो है सिस्टम फंक्शंस को यूज करके भी कर सकते हैं, और सिंपल कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन जो है उसको भी लेके आप यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ मस्ट कि आप सिस्टम फंक्शन में ही जाएं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो डायरेक्ट फॉर्म है, और डायरेक्ट फॉर्म जो है उसमें डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 दो डायरेक्ट फॉर्म्स अवेलेबल होती हैं, और हम डिफरेंस इक्वेशन में से जैसा भी आपके पास y of n है वैसे इंप्लीमेंट कर देते हैं, जिस तरह हमने अभी पीछे देखा है IIR में भी और FIR में भी, दोनों के केसेस में, ठीक है। कैस्केड फॉर्म जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि h of z को सिंपल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, h1 of z, h2 of z, h3 of z। वी विल सी के हम इसको कैसे करते हैं, और फिर उन ब्लॉक्स को कैस्केड में इंप्लीमेंट करते हैं। और आखिरी जो पैरेलल फॉर्म है उसमें अगेन हम इन्हीं ब्लॉक्स को करते हैं, लेकिन इसमें जो डायरेक्ट कैस्केड में जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ब्लॉक्स लेते हैं, और जबकि पैरेलल में सम ऑफ ब्लॉक्स लेते हैं, यानी वी एक्चुअली डू द पार्शियल फ्रैक्शन और उनके सम की फॉर्म में करते हैं। वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन ये कि वी विल टॉक about the rest of the 3 and just to give you an idea कि choose हम different क्यों कर रहे होते हैं। एक जो चीज़ important है वो ये कि all the forms are equivalent in the sense कि they all give the same result। It may not seem to you the same thing कि आपके पास जो है वो different से different आ रहा होगा, but it is true। And cascade and parallel form are not unique। We will see what does this mean नहीं होता है, ठीक है। And as I just told you कि हम डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2 एंड कैस्केड फॉर्म की बात करेंगे। सॉरी, अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू चूज अ स्ट्रक्चर।
So choosing the structure depends upon a number of things. एक तो ये कि जब हम structure choose करते हैं, you have seen कि there are number of adders हैं हमारे पास structures में, multipliers हैं and delay elements हैं. So the type of structure that we are choosing have number of consideration. एक तो ये कि computational complexity, we have talked about computational complexity during FFT computation के number of multipliers, dividers, adders. So we want to decrease the computational complexity, खास तौर पे multipliers वगैरह जो है. और आजकल basically computational complexity में इन basic blocks के साथ साथ और भी आ जाते हैं, loops में कितनी repetitions हो रही हैं and so. So we want to reduce those things, और उसके लिए जो है वो हम जब structure बनाते हैं तो we want to reduce the these blocks in the structure so that आखिर में जब आप hardware या software में implement करेंगे उसी structure को, तो you don't have resources जो कि बहुत ज़्यादा यूज हो, क्योंकि जितना computational complexity ज़्यादा होगी definitely उतना ही time ज़्यादा लगेगा computation के ऊपर. Then the next important consideration is the number of memory elements, जिसको आप delay elements भी कहते हैं, कि जिसमें आपके पास जिससे आपके पास x of n minus 1, 2, 3 ये सारे के सारे, यानी z inverse वाला जो block हमने देखा था, how many blocks are we using. And the third consideration is because of the fact of finite word length or finite precision effect. What is this? This is actually something which is inherent in the डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल जब भी आप डिजिटल टाइम में डिस्क्रीट टाइम में सिस्टम को करते हैं, यू हैव सीन के वी हैव A0, A1, बहुत से कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, एंड सिमिलरली B0, B1 से लेकर BM तक. तो जब हम डिजिटल डोमेन में जाके इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ प्रिसिशन, या आप ये कह लें कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो कि हम यूज कर सकते हैं इनकी कंप्यूटेशन के लिए. And those number of decimal places do affect the design of your system. तो उस चीज को काउंटर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम यूज करते हैं, which is called quantization of these numbers. When you know कि आपके पास ज़ाहिर डिजिटल सिस्टम में आप जा रहे हैं तो you don't have infinite precision luxury available. आपके पास जो है वो floating point होता है या डबल होता है या इंटीजर होता है, जो भी आप टाइप यूज करते हैं उसमें डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो भी टाइप की हुई है उतनी ही प्रिसिशन तक आप जा सकते हैं, और वो प्रिसिशन भी इतना प्रिसाइज नहीं होता बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द डिजिटल टाइम इम्प्लीमेंटेशन. तो वो इफेक्ट भी हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं इन सर्टन केसेस. इट इज इम्पोर्टेंट. So these are the number of reasons जिसकी बेस पे हम different structures को select करते हैं. So let's talk about how do we do that and how are they different in different type of structures. इससे पहले जो एक example हम करते हैं, basically I will try to explain each and every all of these structure with the help of examples. और पहले हम एक छोटी सी example करेंगे and then we will move to some a bit larger example. So we will start with a third example. हमने इससे पहले all FIR system की example देखी है simple block diagram के लिए, all IIR system की example देखी है. अब मैं एक example ले रही हूँ जो कि more generic है, जिसमें FIR और IIR दोनों हैं, which means के delay elements from the input यानी output का feedback भी मौजूद है, included है, और input के delays भी इसमें included हैं. ठीक है, this is second order equation. नंबर n भी 2 है और m भी 2 है, क्योंकि अगर आप देख लें कि दोनों के दोनों जो है उसके दो डिलेस हैं, इनपुट के भी और आउटपुट के भी. अब सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को, दिस इज वन इक्वेशन, वन एग्जांपल जिसमें मैंने पूरी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ डू यू स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन. यानी दिस इज एक्चुअली लीनियर कांस्टेंट डिफरेंस इक्वेशन, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन है जो कि एक्चुअल में हम लिखते हैं. और उसके बाद जो है मैंने इसको सिर्फ रीअरेंज किया yn इक्वल टू माइनस ऑफ एवरीथिंग की फॉर्म में. दिस इज हाउ इट इज. एंड आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग कि इसी स्टेप में अगर फर्ज करें a0 वाज नॉट इक्वल टू 1 तो हम सब कुछ डिवाइड करके a0 से 1 उसको कर देते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे a0 को हमेशा हम 1 ले रहे होते हैं और इसकी वजह से ये जो a's हैं वो चेंज हो चुके होते हैं. लेकिन जब हम यहाँ आ रहे हैं तो इनके साइंस चेंज हो रहे हैं.
तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम मल्टीप्लिकेशन में जो फीडबैक है उसमें माइनस ऑफ एज को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस फॉर्म की इक्वेशन में माइनस ऑफ दीज नंबर से करते हैं। जी ट्रांसफॉर्म में अगेन मैंने उसी तरह से किया हुआ है कि डिलेट को जो है वो जी की पावर से मल्टीप्लाई करके और साथ जो है वो जी ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट लिया हुआ है, और यहाँ से मैंने सिस्टम फंक्शन निकाला विच इज टू सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इन numerator and denominator. So we have non-zero zeros and poles available in this system. अब इस system को जो है I can write it as product of two systems. एक जो है वो all zeros वाला है और दूसरा all poles वाला है. And now I will implement this system. So this is the generic form of the system. इसमें से specific form जो है all poles या all zeros वाली हम already देख चुके हैं जो FIR में हो सकती है. लेकिन we will talk about generic for the next examples. So that आप जेनेरिक से स्पेसिफिक में जाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आप उसको हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जेनेरिक अंडरस्टैंड कर लें तो स्पेसिफिक्स आसान हो जाते हैं. तो इसमें फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डायरेक्ट फॉर्म 1. अब डायरेक्ट फॉर्म 1 में क्या होता है? वी टेक ऑल जीरो सिस्टम्स फर्स्ट and we take all pose system second. So देखिए what we are saying is कि मेरे पास x of n है जो इनपुट है और मेरे पास y of n है जो आउटपुट है, और एक h of n था जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक h1 कर दिया है और एक h2 कर दिया है. ठीक है, तो अब ये जो h1 था इसको सिस्टम फंक्शन इज h1 of z और इसका सिस्टम फंक्शन इज h2. तो if and this both of them combined formed h of c. तो अगर आप कॉन्वोल्यूशन की टर्म में देखते हैं तो y of n should be equal to h1 of n convolve with h2 of n convolve with x of n. और अगर हम सिस्टम फंक्शंस की फॉर्म में देखते हैं तो y of z is equal to h1 of z multiplied by h2 of z multiplied by x of c. And what does it mean by multiplication of the two systems? Which means कि cascade में हम एक के बाद दूसरे को लगा रहे हैं. This is what I am actually doing. अब ये देखें मैंने क्या किया हुआ है, ये वाला x से स्टार्ट किया मैंने. सबसे पहले जब इसको ड्रॉ किया था तो I started with this, drawing this arrow and this arrow. अब बाकी सब चीजों को मैंने बीच में फिट किया. So this system is actually my h1 of z कह लें, h1 of n कह लें, जो भी आपको सही लगता है, या फीड फॉरवर्ड वाला पार्ट जो ये x, अगर मैं एक्चुअल इक्वेशन को देखूं तो इसको कर रहा है इम्प्लीमेंट. ठीक है, एंड दिस इज वेरी सिंपल. यू कैन सी कि मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे x of n minus 1 मिल रहा होगा which is multiplied by my 7 minus 7 by 4. x of n by 2 is multiplied by minus 1 by 2 and x of n जो है वो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए वो मैंने यहाँ लिखा नहीं. एंड देन दे आर एडेड. दिस इज h1 of z और इसके साथ मैंने क्या कर दिया, ये फीडबैक वाला सिस्टम है, दिस इज h2 of z. दिस इज डायरेक्ट फॉर्म 1 इम्प्लीमेंटेशन, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है. जैसा दिया सिस्टम उसको उसी तरह से उठा के इम्प्लीमेंट कर दिया. सब सिर्फ ये के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी सिस्टम. एक फीड फॉरवर्ड पार्ट होगा और एक फीडबैक होगा, या FIR और IIR पार्ट होगा, या न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, या ऑल जीरो और पोल, जो इस तरह भी आप उसको कहना चाहें, बट आई हैव जस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक चीज जो इंटरेस्टिंग जिसके ऊपर ये डायरेक्ट फॉर्म 1 है, डायरेक्ट फॉर्म 2 इसी से डिराइव होती है. एंड व्हाट इज important to understand for direct form 2, जो कि हम इसी एग्जाम्पल की अगले स्लाइड में देखेंगे, वो ये है कि जब अगर we are talking about this y of z, यानी इस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो we know कि अगर आपके पास LTI सिस्टम्स हैं तो अगर y of z हमारे पास h1z h2z टाइम्स x of z है, मैं ऑर्डर को चेंज भी कर सकती हूँ. It can be written as h2z, h1z, xz. ये हमने कम्यूट करते हैं जो प्रॉपर्टी है हमारी.
विच मीन्स कि मैं पहले ऑल पोल को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ और बाद में ऑल जीरोस को, या मैं इसको फ्लिप कर सकती हूँ. बट रिमेंबर दिस थिंग, इनपुट और आउटपुट नहीं फ्लिप हो रहा है. एक्स एंड वाई एन जो है वो इसी तरह होंगे, बिकॉज सिस्टम को भी देखते हैं. व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम एज 2 को यहाँ लेके चले जाते हैं और एज 1 को यहाँ लेकर आ रहे हैं. इट डजंट मैटर बिकॉज एलटीआई सिस्टम है, या आप कॉन्वोल्यूशन में एज 2 को पहले कर रहे हैं, एज 1 को बाद में कर रहे हैं. इट डजंट मैटर कि किसको आप पहले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मगर एक्स और वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. This is direct form 2 which I have written in this figure, this slide. और इसमें देखिए मैंने already जो है इसको प्लॉट करने के लिए I have actually plotted the, पहले मैंने जो है वो ये वाला प्लॉट किया हुआ है जो कि डायरेक्ट फॉर्म 1 वाला है, और ये सिर्फ मैंने ये शो करने के लिए किया है कि ये जो डायरेक्ट फॉर्म 2 मैंने बनाई है, इसमें जिस तरह मैंने यहाँ शो कर रही हूँ कि what I am doing is कि H2 और H1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. और H2 और H1 की डेफिनेशन फिलहाल वही है, ये ऑल पोल है और ऑल जीरोस है. तो डायरेक्ट फॉर्म 2 में मैंने क्या किया, ये पूरा जो है इसको मैं उठा के शुरू में ले गई हूँ. ठीक है, दिस इज H2, इसको पहले इंप्लीमेंट किया और फिर H1 को किया. ओके, और सो दिस इज एक्चुअली आई हैव नॉट डन एनीथिंग. सिर्फ ये क्या हो गया है कि फीडबैक वाला जो है पार्ट वो इधर आ गया मेरे पास, पहले आ गया, और फीड फॉरवर्ड वाला बाद में चला गया. और अगेन इन दिस केस ऑल्सो m और n दोनों के जो 2 है, इसका मतलब डिले एलिमेंट्स दोनों में सेम है. अब आप देखिए जो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा. ये जो है ये भी डिलेज में जा रहा है, फीडबैक वाला पार्ट जो है, और जो चीज यहाँ से आ रही है वो भी डिले में जा रही है. सो इन अदर वर्ड्स ये दोनों इनपुट्स जो हैं इनके अंदर, इसके अंदर भी इसके अंदर भी सेम जा रहे हैं. तो मुझे दो डिले एलिमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है. आई कैन कंबाइन दीज टू एंड आई कैन कंबाइन दीज टू एंड आई कैन कंबाइन, अगर आगे लग रहे थे. या डायरेक्ट फॉर्म 2 में जो है वो क्या हो गया, ये देखें, ऑल द अदर थिंग्स आर सेम. ये अब आपके पास -1/4 यहाँ पे था मल्टीप्लायर, जो कि यहाँ पे था, विच केम फ्रॉम हियर, जो कि फीडबैक पार्ट का था, y का था. ठीक है, यहाँ से देख लें, यहाँ से आ गया, या ये +1/4 था, इसको माइनस करके हमने मल्टीप्लाई किया है, जिस फॉर्म से भी आप देखना चाहते हैं. सिमिलरली 1/8 इज हियर व्हिच वे हियर फ्रॉम हियर, और इस केस में यहाँ से. एंड सिमिलरली ये फीड फॉरवर्ड वाले पार्ट है विच इज फ्रॉम x ऑफ n के मल्टीप्लायर्स. एवरीथिंग इज सेम, बट what is the progress from direct form 1 to direct form 2? We have reduced the number of delays. तकरीबन हाफ हो गए, अगर तकरीबन नहीं, एक्चुअली हाफ हो गए अगर m और n सेम है. अगर m और n सेम ना हो तो क्या होगा वो हम आगे की एग्जांपल पे देखेंगे. बट रिड्यूस डिलेज है विच मीन्स के अगर आप इनफैक्ट डायरेक्टली भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिस्टम को विदाउट डूइंग एनीथिंग डायरेक्ट फॉर्म में, तो डायरेक्ट फॉर्म 1 से 2 में जाने में नंबर ऑफ डिलेज या मेमोरी एलिमेंट्स जो आपको चाहिए इन ऑर्डर टू सेव द delayed input and output have reduced by half approximately. This is an achievement direct form 1 से direct form 2 में जाने में. But what is the issue in both of these forms? The issue is कि अब इसमें देखिए we are implementing these polynomials. जब आप लोगों ने बहुत डिटेल में जो है फिल्टर डिजाइन पढ़ा है जिसमें यू टॉक्ड अबाउट दिस थिंग के फिल्टर डिजाइन में पॉलिनोमियल्स के रूट्स मैटर करते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो पॉलिनोमियल है इसमें आई विल गेट समथिंग लाइक z माइनस सम, लेट्स सपोज के z1 and z minus z2, and similarly zeros are both p1 and p2. और ये लोकेशन ऑफ z1 z's z1 z2 p1 p2 they matter a lot in the design of a filter. और अगर मैं इसको इसके साथ लेकर आती हूँ तो ये z1 z2 p1 p2 कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास, इन कोफिशिएंट से, a0 a1 a2 b0 b1 and b2.
ये सब मिलकर जो है, फॉर एग्जाम्पल B0, B1 एंड B2 इस स्पेसिफिक केस में दे विल कंट्रीब्यूट टू Z1 एंड Z2 जीरोस में, एंड एज जो है दे विल कंट्रीब्यूट टू द लोकेशन ऑफ पोल्स. और जब हम फैक्टराइज करते हैं यू सी के ऑल ऑफ द कोफिशिएंट्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट a bit to all of the location of the poles and zeros. Now the thing is कि अब हम let's talk about the finite precision issue कि अगर फर्ज करें कि due to some error in your hardware, not in the error, the limitation of the hardware, आपका जो हार्डवेयर है या ये कि कंप्यूटर में जो आप सॉफ्टवेयर में भी इवन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी आप यूज करते हैं, डिजिटल कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो उसमें जब आप यूज कर रहे हैं तो ये जो है कोफिशिएंट्स ये क्वांटाइज हो रहे हैं. यानी आपके पास अगर फर्ज करें कि A1 की वैल्यू जो थी वो 8.12357 और समथिंग थी, तो ये क्वांटाइज होके 2 डेसिमल प्लेसेस चला गया. अब इसका क्या मतलब है कि ये जो हम रिडक्शन कर रहे हैं इन द क्वांटाइजेशन, दैट इज इफेक्टिंग P1 एंड P2. अब अगर आपके पास डिजाइन में, सिस्टम डिजाइन में पोल्स एंड जीरोस बहुत करीब करीब थे, तो ये जो चेंज है प्रिसिशन चेंज का, it will affect all the poles, the location of all the poles, and it may change the system. आपके पास स्टेबल से अनस्टेबल हो सकता है और जो भी करेक्टरिस्टिक आपने एक्चुअल में सोची हुई थी वो आपको नहीं मिल रही होंगी. ठीक है, सो डायरेक्ट फॉर्म 1 में ये इश्यूज हैं और डायरेक्ट फॉर्म 2 में भी. डायरेक्ट फॉर्म 2 इज बेटर देन 1, बट उसमें अगेन स्टिल ये इशू है कि आपके पास फाइनाइट प्रिसिशन की वजह से पोल्स एंड जीरोस जो हैं उनकी लोकेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है. सो व्हाट वी वांट टू डू इज इट वुड बी बेटर कि अगर हम इस फॉर्म में करने के बजाय पोल्स एंड जीरोस की फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, एंड दैट इज व्हाट वी डू इन कैस्केड फॉर्म एंड पैरेलल आल्सो, मगर पैरेलल हम नहीं पढ़ेंगे आपके कोर्स में. ओके, सो वी विल मूव टू कैस्केड फॉर्म, लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट शो यू a brief this is the overall picture of direct form 1 and 2. ये आपकी बुक से ही मैंने कॉपी पेस्ट की हुई है, ठीक है, जेनेरिक में. और इसमें आपको नजर आ रहा है कि द डिफरेंस इज कि डायरेक्ट फॉर्म 1 में पहले ऑल जीरोस को कर रहे हैं, फिर ऑल पोल को कर रहे हैं, और डायरेक्ट फॉर्म 2 में हमने इसको फ्लिप करके एंड देन जो नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स हैं उनको एड अप कर लिया है. 2 के बजाय 1 हमारे पास हो गया, which we have seen through the example. कैस्केड फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं? कैस्केड फॉर्म में मैंने उसी एग्जाम्पल को लिया है जो मैं पीछे ले रही थी, और इसमें मैंने इसके फैक्टराइज कर लिया, यानी 2 पोल्स और 2 जीरोस की फॉर्म में कर दिया. और अब जो है मैं जो सब फंक्शंस सब सिस्टम्स बना रही हूँ उसको H1 और H2 ही कह रही हूँ, बट H1 एंड H2 आर नाउ पेयर्स ऑफ पोल एंड जीरोस. ठीक है, और जो अगर आपको याद हो मैंने ये कहा था कि कैस्केड एंड पैरेलल फॉर्म्स आर नॉट यूनिक, वो यही रीजन था कि ये जो पेयर अप करना है ना, अब मैंने क्या किया है, मैंने इनको साथ मिला दिया H1 के लिए और H2 के लिए इनको मिला दिया, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. आप इन दोनों को भी ले सकते थे और इन दोनों को, बस जस्ट द थिंग इज कि हम पेयर अप कर रहे हैं 1 पोल को 1 जीरो के साथ इस स्पेसिफिक केस में. तो इसका मतलब है कि हमने सब फर्स्ट ऑर्डर कैस्केड इम्प्लीमेंटेशन इसमें करेंगी. और इसमें अब आप देखें कि दीज आर मिनी सिस्टम जिसमें अगेन FIR पार्ट भी है और IIR पार्ट भी है, पोल्स और जीरोस भी है. तो इसका मतलब है कि हम इन मिनी सिस्टम्स को डायरेक्ट फॉर्म 1 या 2 के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन दीज मिनी सिस्टम्स आर कैस्केडेड वन आफ्टर द अदर. और एक चीज याद रखें, जाहिर है कर तो हम दोनों से सकते हैं, लेकिन वी विल ट्राई always with direct form 2. The reason is कि हमें पता है कि direct form 2 is better by the number of delay elements या memory elements जो है, तो इस वजह से जो है वो, लेकिन ये कि you have the option कि आप इस सब systems को direct form 1 में करते हैं या 2 में करते हैं. और सिंपली देखें, अब मैं डायरेक्ट फॉर्म 1 में कर रही हूँ तो सॉरी डायरेक्ट फॉर्म 2 में कर रही हूँ, और डायरेक्ट फॉर्म 2 मैंने यहाँ पे एक्चुअली शो भी कर दिया ताकि आपको दोबारा से जो है वो वापस ना जाना पड़े. तो व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो सिर्फ एक डिले वाला पार्ट चाहिए फॉर ईच ऑफ दीज. तो यही चीज मैंने की है, ये देखें इसको उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया है. ठीक है, और इस केस में जो है बेसिकली यहाँ एडर की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये एडर तो पीछे वाले इनपुट के लिए ना. सो दिस इज एक्चुअली दिस विल गो समथिंग लाइक दिस व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग हियर. और उसमें जो है वो फीडबैक वाले में क्या आ रहा है, जो भी डिनोमिनेटर में, सो A
1 है विच इज इक्वल टू 1/4। तो -a1 का मतलब सॉरी -1/4 यहाँ पर आपके पास आया हुआ है, तो आप -1/4 का मतलब है कि 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर है उसका कोफिशिएंट उसी तरह आता है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आई हैव दिस 1, दिस इज h1 of z and this is h2 of z. So this is order 1 implementation of cascade form using direct form 2 for each and every subsystem. Okay. Okay, I hope all of these three forms are clear for you till now. अब हम एक छोटी सी आपकी बुक की, नॉट छोटी सी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल करेंगे, आपकी बुक की एग्जांपल करेंगे और उसके बाद वी विल एंड द लेक्चर। तो इस एग्जांपल में, दिस इज एग्जांपल 9.3.1 फ्रॉम योर बुक। मैंने थोड़ी सी जो है वो एग्जांपल चेंज इसलिए की है कि आपकी बुक की एग्जांपल जो है इट स्टार्ट्स विद h of z in the form of roots of numerator and denominator। ठीक है, मैंने जो है इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है और लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, बिकॉज आई वांटेड टू इंप्लीमेंट डायरेक्ट फॉर्म 1 डायरेक्ट फॉर्म 2 आल्सो। आपकी बुक में जो उन्होंने सिर्फ कैस्केड और पैरेलल फॉर्म इस इक्वेशंस से किया हुआ है। सो आई एक्चुअली मूव बैकवर्ड, आप चाहें तो खुद भी कंप्यूट कर सकते हैं इसको और बाय दैट इक्वेशन, लेकिन चाहे तो बस यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अच्छा, इसको डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 में दोबारा करने का पर्पस जो था वो ये था कि इट डजंट हैव m इक्वल टू n। यहाँ पे n जो है यानी डिनोमिनेटर या y फीडबैक में जो है वो 4 है, जबकि m इज 3। तो उस केस में व्हाट विल हैपन इन डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड 2 एंड व्हाट विल हैपन इन कैस्केड फॉर्म आल्सो। तो इसके लिए जो है सिंपल देखिए, अब मेरे पास जो है y LCCD DE जो इक्वेशन है वो यहाँ से आ रही है और मुझे सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आई नो कि मेरे पास जो है वो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल जो x के पॉलिनोमियल्स हैं उसके कोफिशिएंट्स आते हैं विद द पावर्स ऑफ z बेस्ड अपॉन कितना डिले है। मैंने डायरेक्टली यहाँ से h of z निकाला हुआ है इस इक्वेशन से, और डिनोमिनेटर में आई नो कि आई गेट द powers of z from the back feedback part और y के डिले से, and again the constant z की पावर जो है वो वहां तक जा रही है जहां तक ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसमें आप देखिए जो चीज सिर्फ और सिर्फ देखने की है, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्म 1 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन, और इसमें जो सिर्फ और सिर्फ चीज देखने की है वो ये है कि वी हैव 4 जी। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट है, इसके फीडबैक पार्ट में 4 डिलेज है जो कि यहाँ नजर आ रहे हैं, और फीड फॉरवर्ड पार्ट में वी हैव 3 डिलेज जो कि यहाँ नजर आ रहे हैं। बाकी जो है वो सिंपल उसी तरह से है, यू जस्ट हैव अ लुक एट इट योरसेल्फ कि हमारे पास दिस इज ऑल जीरोस वाला सिस्टम्स है एंड दिस इज ऑल पोल्स वाला सिस्टम। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म 2 मैंने जब इसके लिए किया है, सो व्हाट वी कैन जस्ट सी इज कि आपके पास इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, 7 हमें डिलेज चाहिए डायरेक्ट फॉर्म 1 के लिए। जब इसको डायरेक्ट फॉर्म 2 किया है, अब ये एक्चुअली मैं दिखाना चाहती थी जिसकी वजह से मैंने इसकी डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 भी किया है, कि अब आप देखिए कि 3 तो कॉमन आ जाते हैं, लेकिन एक क्योंकि आपके पास फीडबैक पार्ट में 4 तक जा रहा है उसका ऑर्डर, जबकि फीड फॉरवर्ड में 3 तक था, तो इस वजह से हम एक डिले एलिमेंट जो है वो हमारा इंडिविजुअली यहाँ पर ऐड हुआ हुआ है। बट अगेन दिस इज नॉट समथिंग इश्यू नहीं है, दिस इज लॉजिकल एंड इट मेक्स सेंस। जो आखिरी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज फॉर कैस्केड फॉर्म, जो कि आपकी बुक में भी की हुई है और ये मैंने आपकी बुक से ही उठाया हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखिए what actually happens is, अगर हमारे पास order of the numerator and denominator are more than 2, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जिस तरह मैंने पहले आपको दिखाया था इस वाले में जो कैस्केड फॉर्म था, इसमें तो ऑर्डर टोटल था ही 2, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर के यहाँ पे कैस्केड में जो सब सिस्टम लगाए थे ना वो फर्स्ट ऑर्डर के लगाए थे, मगर हम मोस्टली सेकेंड ऑर्डर के लगाते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। द रीजन बीइंग कि आपके पास पोल्स एंड जीरोस जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में होते हैं,
अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के सिस्टम लगाएं, यानी अगर देखिए मैं इसको अगर करना चाहूँ इम्प्लीमेंट, तो मैं पेयर अप अगर कर रही हूँ पोल्स एंड जीरोस को, तो आई कैन हैव 1 सब सिस्टम, 2 सब सिस्टम, 3 सब सिस्टम, और फोर्थ वाले में जो है वो जस्ट 1 पोल रह जाएगा। लेकिन मसला क्या है कि जो ये सब सिस्टम जिसमें ये पोल्स आएंगे, जिसमें कॉन्जुगेट पोल्स हैं या जीरोस हैं, या यहाँ पर भी जो है, दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन रियल टाइम, क्योंकि इसमें जो है वो आपके पास कोफिशिएंट जो है वो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, विच इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू इन हार्डवेयर, स्पेशली डिजिटल उसके ऊपर। तो हम इनको कंबाइन करके, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अल्फा प्लस जी जे बेटा एंड यू हैव अल्फा माइनस जे बेटा, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये भी, so all the coefficients you get are real coefficients। ठीक है, किसी भी अगर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो रियल कोफिशिएंट आ जाता है। वी वांट टू मल्टीप्लाई with real coefficients because that makes the things much more simpler। तो इस वजह से इस केस में what we do is कि normally हम ऑर्डर 2 के ये सब सिस्टम्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या है, H1Z में हमने ये बनाया हुआ और H2 में ये किया हुआ है। अब देखें H2 जो है जिसमें 2 पोल्स और 2 जीरोस के साथ इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो ये 2 पोल्स और 2 जीरोस का डायरेक्ट फॉर्म 2 सिस्टम है। और H1 में क्या हो रहा है, वी हैव 2 पोल्स, इसका मतलब है कि फीडबैक में आपके पास 2 जो है वो डिलेज आ रहे हैं, और एक जो है देखिए -7/8 था, तो 7/8 से मल्टीप्लाई हो रहा है Z इनवर्स वाला, और Z -2 वाला -3/2 से हो रहा है। लेकिन फीड फॉरवर्ड साइड में जस्ट 1 डिले है, तो हमारे पास ये सब सिस्टम आया हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग ऑफ H1 of Z, and this is implementing of H2 of Z, and at the end we are multiplying by the gain 10, तो हमें यहाँ से y of n मिल रहा है, which is actually implementation of this system। We will stop here this lecture। So we talked about different implementations of causal LTI systems, direct form 1, 2, and cascade form. And these are just to show you how many elements are involved, required, and then how to take care of different issues जो कि implementations में हमें चाहिए होते हैं। आखिर में जो है, I just want to share with you the next year final year project ideas जो कि मैं float करने वाली हूँ। These are the first two are actually touch sensation of EMG control prosthetic and prosthetic ankle foot जो है, both of these are related to another project जो कि मेरे current students कर रहे हैं, which is all for the development of EMG control prosthetic hand। इसके अलावा जो है एट होम पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर मैं काम करने वाली हूँ, हार्ट अटैक डिटेक्शन एंड फॉल डिटेक्शन के लिए जो वॉकिंग स्टिक, ड्राइवर्स वाइटल साइंस मॉनिटरिंग के ऊपर काम करना है, एंड देन RFID बेस्ड एक्सपायर्ड मेडिकेशन डिटेक्शन जो है। ये 6 आइडियाज है जो मेरे जहन में हैं, इनको मैं एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। डिटेल्स आपके साथ मेरा ख्याल है शेयर आपके कोऑर्डिनेटर जल्दी कर लेंगे। I just wanted to let you know कि these are the projects जो कि मैं अपलोड करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन प्रोजेक्ट्स में, you can contact me, और मैं आपको इसकी डिटेल्स बता सकती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं, मोस्टली मेरा काम जो है वो बायो सिग्नल्स, बॉडी के सिग्नल्स को लेके या मेडिकल की चीज़ों के साथ जो है वो ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। सेंसर्स यूज़ करके, इलेक्ट्रोड्स यूज़ करके हम सिग्नल्स लेके और फिर हार्डवेयर वगैरह बना रहे होते हैं। तो अगर आपके जहन में अपने भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं एंड यू वांट टू वर्क विद मी, तो फिर आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो अभी तक का काम है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं या और भी जो काम है, वो इस वेबसाइट पे देखा जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, और होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।